शंकर ने धीमी मगर भर्राई हुई आवाज में कहा, शोभा तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। जरा आराम से बैठ जाओ। कमरे में जल रहे दीपों की लौ उसकी झुकी पलकें और कांपते होठों पर पड़ रही थी। शोभा ने कोई जवाब न दिया, बस अपनी नजरें और झुका ली, जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी मानो हर धड़कन उससे भाग जाने की गुहार लगा रही हो। शंकर ने बहुत हिचकिचाते हुए बेहद नरमी से उसका हाथ थामना चाहा, मगर शोभा ने बिजली की तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और घबराकर पलंग से जा लगी। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ उतर आया था जैसे किसी ने उसे छुआ नहीं, चोट पहुंचा दी हो। शंकर एक पल को ठहर गया, उसके माथे पर बल पड़े, मगर उसने अपने अंदर उठते गुस्से को जबरन निगल लिया। वह उसे डराना नहीं चाहता था, वह तो बस उसके पास आना चाहता था। उसने गहरी सांस लेकर अपने स्वर को काबू में कर लिया और बोला, सुबह, मैं तुम्हारा पति हूँ और ये हमारा कमरा है, हमारी पहली रात। अगर तुम यूं ही मुझसे दूर भागती रहोगी तो हम एक दूसरे को समझ कैसे पाएंगे? बस एक बार मेरी तरफ देख लो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। शोभा की पलकों ने कांपते हुए भी उठने से इनकार कर दिया। उसने ना में सिर हिलाया और आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। बड़ी मुश्किल से उसके होंठ खुले। मुझे 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 माँ के पास जाना है। यहाँ बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं कसम खाती हूँ सुबह होते ही खुद आपके पास आ जाऊंगी। उसकी आवाज में ऐसा मासूम डर था कि पत्थर भी पिघल जाए, मगर उस मासूमियत के साथ उसकी दूरी शंकर के धोरे की आखिरी डोर को छू रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने हक से पहले उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता आखिर कैसे बनाए। वह पूरा जवान था। सुबह भी शादी लायक थी, लेकिन उससे उम्र में काफ़ी छोटी थी और शोभा ने कभी उसको उस नज़र से नहीं देखा था। हमेशा इज्जत मान सम्मान से देखा था। शंकर उसके हवेली के बिल्कुल सामने ही रहा करता था। उनका पड़ोसी था और उनकी दोस्ती अब आपस में रिश्तेदारी में बदलने वाली थी और ये शादी बचपन में ही तय हो गई थी। लेकिन इस शादी को शोभा बड़ी डर में ले रही थी। उसकी सारी सहेलियां उससे छोटी थीं। उसके मन में शादी को लेकर ऐसा कोई विचार अभी उसके मन में पनपा नहीं था और ना ही उसको इस बारे में कुछ पता था, जिसकी वजह से आज उसे बहुत डर लग रहा था। लेकिन वो जो पहले ही इस बेजोड़ की शादी पर तैयार नहीं था। शोभा के इस व्यवहार ने उसे और जलाकर रख दिया था। उसने बहुत गुस्से से शोभा का बाजू पकड़ा और उसे अपने पास घसीटा। शोभा की हल्की सी चीख निकल गई। शंकर ने उसको अपने भारी बॉडी मसल से अपने सीने में चिपकाया था और उसका चेहरा ऊपर किया। अपनी आंखों में ठंडापन लिए दांत पीसते हुए कहा, अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। तुम मेरी पत्नी हो और ये हकीकत अब कभी नहीं बदलेगी। इसलिए अच्छा होगा कि बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो और एक पत्नी की तरह बर्ताव करो। मुझे रोने धोने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। समझ में आई तुम्हें? शोभा शंकर के इस अचानक बदले रूप और शब्दों से शोभा बुरी तरह सहम गई। उसकी आंखों से आंसू टप टप उसके महंगे जोड़े पर गिरने लगे। मुझे छोड़ दीजिए शंकर जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं कुछ नहीं करूँगी, बस मुझे मत मारो। शंकर ने उसकी आंखों में डर देखा तो उसे अपनी ज्यादती का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वह किसी मासूम परिंदे को दबोच रहा हो। उसने झटके से उसका बाजू छोड़ दिया और बेड से उठ खड़ा हुआ। वह झुंझलाहट में कमरे में चक्कर लगाने लगा। ये किस तरह की शादी है और कैसी मजबूरी? वह अपने होठों से बड़बड़ाया। फिर उसने शोभा की तरफ देखा जो अब घुटनों में सिर दिए हिचकियों से रो रही थी। बस करो ये रोना धोना, शंकर ने तेज आवाज में कहा। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब शंकर की शादी की बात उस हवेली में चल रही थी और वह तिलमिला उठा था। माँ, वह लड़की बहुत नासमझ है। अभी तो वह छोटे बच्चों के साथ मिलकर घर घर खेलती रहती है और आप उस लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते हो? क्या आपको इतना भी अंदाज़ा नहीं कि आप मुझे क्या कह रही हैं? ये कोई खेल तमाशा नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। शंकर की दहाड़ से पूरी हवेली गूंज उठी थी। उसका गुस्से में लाल पड़ता चेहरा देखकर उसकी माँ नीलिमा देवी उसके सामने खड़ी थी, जो बहुत ही तसल्ली से सोफे पर बैठी हुक्का पी रही थी, जैसे शंकर का ये तूफान उनके लिए कोई नई बात न हो। शंकर ने बेचैनी से आंगन में टहलना शुरू कर दिया और फिर अचानक रुककर दोनों हाथ कमर पर टिकाते हुए बोला, मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी की है और बिजनेस संभाल लिया है। मेरा फोकस मेरा करियर और ये ज़मीन है। मैं उस नासमझ लड़की को कैसे संभाल सकता हूँ जिसको ये भी नहीं मालूम कि शादी का मतलब क्या होता है। वो मुझसे 10 साल छोटी है माँ। हमारा कोई दिमागी जोड़ नहीं। भगवान के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें।
नीलिमा देवी ने हल्की नजरें शंकर की तरफ देखा और बड़ी गंभीरता से बोली, शंकर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये फैसला मेरे अकेले का बस की बात नहीं है। ये तुम्हारे बड़े दादाजी पापा का फैसला है और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पापा के दोस्त वासुदेव की मृत्यु के बाद हालात किस तरह बदल चुके हैं। वासुदेव अपनी सारी जायदाद और जमीन अपनी इकलौती बेटी शोभा के नाम कर चुके हैं। अब अगर शोभा की शादी किसी और से होती है तो उनकी सदियों पुरानी हवेली और ज़मीन बढ़ जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि अनजान लोग उनकी ज़मीनों पर कब्जा करें? ये वसीयत तुम्हारे खुद के दादा अंकल और तुम्हारे अपने दादा का भी था और उन बड़ों ने ये फैसला किया है। ये दोस्ती सदियों पुरानी चलती आ रही है। इस वक्त ज़रूरी है। शोभा जैसी अनाथ और उसकी माँ कमला देवी इस भरी दुनिया में अकेली हैं। वह तो खुद चाहती हैं कि उनकी बेटी इस घर में सुरक्षित रहे। अब तुम ही बताओ, क्या तुम अपनी आंटी को मायूस करोगे या अपने पिता की इज्जत को मिट्टी में मिलाओगे सिर्फ अपनी पसंद के लिए? उसी पल सीढ़ियों से शंकर के पिता हरिपाल उतरते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके व्यक्तित्व में अजीब सा रौब था, हाथों में छड़ी, चेहरे पर परिवार की भलाई के लिए ठोस फैसले की शक्ति। उन्होंने शंकर को बुलाते हुए सीढ़ियों के आखिरी जीने पर रुककर कहा, शंकर, मैं तुम्हें बहस करने की परमिशन नहीं दे सकता। शोभा तुम्हारी अंकल की बेटी है और बचपन से तुम्हारे सामने पली बड़ी है। वो खूबसूरत है और संस्कारी है और सबसे बढ़कर उस हवेली की इज्जत भी है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे छोटी है या बड़ी। तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, वह भी इसी हफ्ते, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि वासुदेव के ससुराल वाले शोभा के रिश्ते के लिए दबाव डाल रहे हैं ताकि जायदाद में कुछ हिस्सा उनको भी मिल सके। इसलिए ये शादी इसी संडे को होगी और विदाई भी इसी के साथ हो जाएगी। ये मेरा आखिरी फैसला है और तुम जानते हो हरिपाल अपने फैसले वापस नहीं लेता। शंकर ने बेबसी से अपने पिता की तरफ देखा। उसे मालूम था कि हरिपाल के फैसले के आगे बोलना दीवार से सिर टकराने के बराबर है। उसने दांत पीसते हुए मुट्ठियां भींच ली और गुस्से में बोला, आप लोगों को सिर्फ उनकी ज़मीन, जायदाद और इज्जत की पड़ी है, मेरे जज्बात या उस नादान लड़की की ज़िंदगी की नहीं। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं ये शादी कर लूँगा, लेकिन याद रखो, आप एक नासमझ लड़की को मेरे साथ बांध रहे हो जिसके साथ मैं शायद कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं बिता सकूंगा। मेरी पत्नी मुझे कम और जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा लगेगी, जिसका भार आप ज़बरदस्ती मेरे कंधों पर डाल रहे हैं। शंकर ये कहकर तेजी से अपना पैर पटकता आंगन से बाहर निकल गया था और पीछे नीलिमा देवी ने सुकून की गहरी सांस ली, जबकि हरिपाल ने अपनी मूँछों को ताव देते हुए नौकरानी को हुक्का तैयार करने का इशारा किया था। दूसरी तरफ शोभा के हवेली में माहौल बिल्कुल अलग था। शोभा पड़ोसियों के बच्चों के साथ खो खो खेल रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और वह अपनी उम्र से भी कम दिखाई देती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी और शरारत भरी रहती थी। कमला देवी, जो शोभा की माँ थी, पास ही तख्त पर बैठी अपनी बेटी को बड़े प्यार और हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। सामने ही नीलिमा देवी की भी हवेली थी और मालिनी देवी वहां आई और कमला देवी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कमला देवी, तुम फिक्र मत करो। शंकर थोड़ा गुस्से का तेज जरूर है, लेकिन दिल का बहुत नरम है। शोभा को बहुत खुश रखेगा। तुम देखना, वह उसे पलकों पर बिठा कर रखेगा। मैंने शंकर को मना लिया है, वह शादी के लिए तैयार है। कमला देवी ने अपने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और भरी हुई आवाज़ में बोली, भाभी जी, मुझे शंकर पर पूरा भरोसा है। वासुदेव के जाने के बाद मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता था कि मेरी मासूम सी बच्ची का क्या होगा। ये तो दुनियादारी से बिल्कुल अलग है। उसे तो ये भी नहीं पता कि ऊंच नीच क्या होती है। लोगों का क्या, लोग तो गिद्ध की तरह मेरी जायदाद पर नज़र जमाए बैठे हैं। अगर हरिपाल जी ये फैसला ना करते तो मैं शायद मर ही जाती। शोभा की किस्मत अच्छी है, उसे शंकर जैसा मजबूत पति मिल रहा है। बस मुझे डर है कि वह उसे पसंद करेगा भी या नहीं। मेरी बेटी तो अभी बहुत नादान है, उसे तो रिश्तों की समझ भी नहीं। शोभा ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो खेल छोड़कर भागते हुए उनके पास आई और उनके गले लगकर बोली, माँ, आज फिर रो रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अब तंग नहीं करूँगी। मैं अब रोज़ टाइम पर सो जाया करूँगी। आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए, क्या आंटी जी ने आपको कुछ कहा है? शोभा की बात सुनकर मालिनी देवी मुस्कुरा दी। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, नहीं मेरी जान, तुम्हारी माँ खुशी से रो रही हैं क्योंकि तुम्हारी शादी तय हो गई है और वह भी शंकर के साथ। अब तुम दुल्हन बनोगी और ढेर सारे जेवर पहनोगी। शोभा की आंखों में अचानक चमक आ गई। वह खुशी से बोल पड़ी, सच्ची आंटी जी, क्या मुझे वह लाल रंग का लहंगा मिलेगा जो उस दिन हमने बाजार में देखा था? और क्या मैं ढेर सारी कांच की चूड़ियाँ भी पहनूंगी?
मुझे मेहंदी भी लगाई जाएगी। अरे ये तो बहुत मज़े की बात है। मैं अपनी सहेलियों को बताऊंगी कि मेरी शादी हो रही है। शंकर की बहन ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया था। काजल ने हंसते हुए कहा, शोभा भाभी, तुम्हें पता भी है कि शादी का मतलब क्या होता है? शंकर भाई बहुत गुस्से वाले हैं, तुम्हें उनकी हर बात माननी पड़ेगी। अब वो तुम्हारे पति परमेश्वर होंगे, जरा बचकर रहना उनके गुस्से से, वे बात बात पर डांटते हैं। शोभा ने कंधे उचकाए और लापरवाही से बोली, मुझे क्या डर, शंकर तो हमेशा मुझे चॉकलेट लाकर देते हैं। जब भी वो शहर या बाजार से आते हैं वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो बस तैयार रहूंगी और खूबसूरत लगूंगी, जैसे कहानियों में राजकुमारी होती हैं। शोभा की ये सादगी देखकर मालिनी देवी का दिल और ज़्यादा भर आया। जिस लड़की को शादी के मायने तक नहीं मालूम थे, उसे वो विदा कराकर ले जाने की बात कर रही थी, मगर वह जानती थी कि ये सब वासुदेव की हवेली और उनकी जायदाद की सुरक्षा की वजह से हो रहा है। शादी के फंक्शन शुरू हो गए थे। हवेली को बहुत कलाकारी और रोशनियों से सजाया गया था। ढोलक की थाप पर गीत गाए जा रहे थे। शोभा पीले रंग के गोटेदार किनारे वाले जोड़े में बैठी थी, हाथों में मेहंदी लगाए बैठी थी और अपनी सहेलियों के साथ हंसने में बिजी थी। उसे जरा बराबर भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी किस तरह बदलने वाली है। शंकर कहीं दूर एक पेड़ के सहारे टेक लगाकर देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी शक्ति उभरी थी। वह दोस्तों के साथ बात करने में बिजी था। जबरदस्ती मुस्कुराहट सजा लेता, लेकिन उसकी नज़रें बार बार शोभा पर आकर टिक जाती, जो उसे एक नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। वह सोच रहा था कि इस नादान लड़की के साथ वह कैसे रात बिताएगा, जो उसे देखकर भी इज्जत से सिर झुकाने या शर्माने के बजाय हाथ हिला रही थी। शंकर ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया और सिगरेट सुलगाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। शादी का टाइम आ गया था। मंडप सजाया गया था और सभी बड़े बूढ़े मंडप में मौजूद थे। शंकर ने बेहद खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। वह बहुत ही आकर्षक लग रहा था, लेकिन उसके माथे पर सिकने चढ़ी हुई थी। पंडित जी ने शादी के कार्यक्रम और मंत्रों को शुरू किया था और हवन भी जलाया जा चुका था। धीरे धीरे सारे रस्म पूरे किए जा रहे थे। शंकर मंडप में बैठा बहुत ही अकड़ा हुआ और गुस्से में दिखाई दे रहा था। वहीं उसकी पत्नी सामने बेहद खूबसूरत और बहुत ज़्यादा चहक रही थी। उसे मालूम ही नहीं था कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी कितनी बदलने वाली है। पंडित जी ने जैसे ही फेरों के लिए खड़ा किया, वह बहुत जल्दी झट से उठ खड़ी हुई। अपने रस्मों को पूरा करने के लिए वो बहुत चहक रही थी। बोली कि मैं हमेशा अपने खेल में गुड्डे गुड़ियों की फेरे डलवाती थी, आज मेरे फेरे पड़ रहे हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। उसकी माँ ने उसे घूरा और धीरे से डांटा, तुम चुप करके फेरे लो। शोभा ने जल्दी से फेरे लिए और उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उन फेरों ने उसकी और शंकर की पूरी दुनिया बदल दी थी। विदाई का टाइम सबसे ज़्यादा जज्बाती था। शोभा जो अब तक इसे एक खेल समझ रही थी, अब उसे सबके आशीर्वाद के साए में विदा किया जाने लगा था और कमला देवी ने उसे गले लगाकर रोना शुरू किया तो वह भी घबरा गई। माँ, आप मुझे कहाँ भेज रही हैं? मैंने नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। मैंने आपके साथ ही रहूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। शोभा ने मचलना शुरू किया। नीलिमा देवी ने आगे बढ़कर उसे दिलासा दिया और कहा, बेटा तुम यहीं हवेली में तो हो, बस फ़र्क इतना है कि यह हवेली छोड़कर सामने वाली हवेली में। ऊपर वाला कमरा शंकर के साथ तुम्हारा होगा। तुम रो मत, देखो तुम्हारा इतना महंगा मेकअप अब खराब हो जाएगा, जबकि ये दूरी सिर्फ हवेली के सामने वाले हवेली के हिस्से का था। मगर ये फैसला शोभा के बचपन और जवानी का फैसला था। शंकर का कमरा सुर्ख गुलाब से दुल्हन की तरह सजाया गया था। खुशबू से हवाएं महक रही थी। शोभा को लाकर उसके बेड पर बिस्तर पर बिठाया गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसे उसकी सहेलियों की बातें याद आ रही थी। पति का हुक्म मानना है, बहुत सख्त दिल वाले होते हैं। वह घूंघट निकाले सिमटी हुई बिस्तर के बिल्कुल कोने में बैठी थी। अचानक शंकर के दरवाजा खोलने की आवाज़ आई। शंकर के भारी कदमों की आहट ने कमरे के हालात को बिल्कुल बदल दिया था। शोभा ने अपने ठंडे पड़ते हाथों को सख्ती से वापस खींच लिया। शंकर कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा लॉक करके उसकी तरफ बढ़ा। वह थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी नज़रें सीधी बिस्तर पर बैठी शोभा पर थी, जो डर का पुतला बनी बैठी थी। शंकर बिस्तर के किनारे आकर बैठ गया। शंकर के बैठने से शोभा की सांस उसके गले में ही अटक गई। शंकर ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट उठाया। शोभा ने डरते डरते नजरें उठाई तो सामने शंकर गंभीर चेहरा लिए था। शंकर की निगाहें शोभा के चेहरे पर जम गई। वह दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें मासूमियत का ऐसा नमूना थी। शंकर का दिल जो गुस्से से भरा हुआ था, एक पल के लिए पिघल सा गया। वह कुछ देर उसे देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती ने उसे एक पल के लिए अपनी जकड़ में ले लिया था। फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए
नरमी से बोला, शोभा तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, थोड़ी आराम से बैठ जाओ। शोभा ने कोई जवाब ना दिया, बस नजरें झुका ली। उसके होंठ कांप रहे थे और माथे पर पसीने के कतरे दिखाई दे रहे थे। शंकर ने उसका हाथ थामने की कोशिश की। शोभा ने बिजली की तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। डर में होकर बेड के साथ लग गई, जैसे शंकर ने उसे मारा हो। शंकर के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए सख्ती से कहा, शोभा मैं तुम्हारा पति हूँ और ये तुम्हारा कमरा है। तुम इस तरह मुझसे दूर भागोगी तो हम सुहाग रात में बात कैसे करेंगे? देखो मेरी तरफ। शोभा ने ना में सिर हिलाया। बड़ी मुश्किल से रोते हुए बोली, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे यहाँ डर लग रहा है। आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके कमरे में सुबह आ जाऊँगी। शंकर का सब्र जवाब देने लगा था। एक तो वो पूरा जवान था, शोभा भी शादी के लायक थी, लेकिन उससे उम्र में काफ़ी छोटी थी। शोभा ने कभी उसको उस नज़र से नहीं देखा था, हमेशा इज्जत मान सम्मान से देखा करती थी। शंकर उसके हवेली के बिल्कुल सामने ही रहा करता था, उनका पड़ोसी था और उनकी दोस्ती अब आपस में रिश्तेदारी में बदलने वाली थी और ये शादी बचपन में ही तय हो गई थी। लेकिन इस शादी को शोभा बड़ी डर में ले रही थी। उसकी सारी सहेलियां उससे छोटी थी। उसके मन में शादी को लेकर ऐसा कोई विचार अभी उसके मन में पनपा नहीं था और ना ही उसको इस बारे में कुछ पता था, जिसकी वजह से आज उसे बहुत डर लग रहा था। लेकिन वह जो पहले ही इस बेजोड़ की शादी पर तैयार नहीं था, शोभा के इस व्यवहार ने उसे और जलाकर रख दिया था। उसने बहुत गुस्से से शोभा का बाजू पकड़ा और उसे अपने पास घसीटा। शोभा की हल्की सी चीख निकल गई। शंकर ने उसको अपने भारी बॉडी के मसल से अपने सीने में चिपकाया था और उसका चेहरा ऊपर किया था। अपनी आंखों में ठंडापन लिए दांत पीसते हुए कहा, अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। तुम मेरी पत्नी हो और ये हकीकत अब कभी नहीं बदलेगी। इसलिए अच्छा होगा कि बच्चों वाली ये हरकत छोड़ दो और एक पत्नी की तरह बर्ताव करो। मुझे रोने धोने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, समझ आई तुम्हें? शोभा शंकर के इस अचानक बदले रूप और शब्दों से शोभा बुरी तरह सहम गई। उसकी आंखों से आंसू टप टप उसके महंगे जोड़े पर गिरने लगे। मुझे छोड़ दीजिए शंकर जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मुझे मत मारो। शंकर ने उसकी आंखों में डर देखा तो उसे अपनी ज्यादती का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वह किसी मासूम परिंदे को दबोच रहा हो। उसने झटके से उसका बाजू छोड़ दिया और बेड से उठ खड़ा हुआ। वह झुंझलाहट में कमरे में चक्कर लगाने लगा। ये किस तरह की शादी है और कैसी मजबूरी? वह अपने होठों से बड़बड़ाया। फिर उसने शोभा की तरफ देखा, जो अब घुटनों में सिर दिए हिचकियों से रो रही थी। बस करो ये रोना धोना, शंकर ने तेज आवाज में कहा, जिससे शोभा और ज्यादा डरकर चुप हो गई। शंकर ने अलमारी से अपना कंबल निकाला, सोफे की तरफ फेंक दिया। उसने मुड़कर शोभा से बहुत गुस्से में कहा, सुनो शोभा, मैं कोई दरिंदा नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँगा। जाओ, जाकर कपड़े बदल लो और सो जाओ। खबरदार जो अब तुम्हारे रोने की आवाज़ मेरे कानों तक आई तो। फिर शंकर ने लाइट ऑफ कर दी और सोफे पर लेटकर करवट बदल ली। कमरे में अंधेरा छा गया, लेकिन शोभा वहीं बिस्तर के कोने पर बैठी सारी रात जागती रही। उसकी आंखों में नींद की जगह सिर्फ डर था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह शंकर को कैसे खुश करे या अपनी जान कैसे छुड़ाए। अगली सुबह जब शंकर की आंख खुली, उसने देखा कि शोभा उसी तरह दुल्हन के भारी जोड़े में बैठी जाग रही थी। उसके चेहरे पर थकावट, आंसुओं के सूखे हुए निशान थे। उसके बिखरे हुए बाल, उतरा हुआ चेहरा। ये देखकर शंकर को उस पर तरस भी आ रहा था, अपनी किस्मत पर गुस्सा भी। वह चुपचाप उठा फ्रेश होने चला गया। जब वो वापस आया तो शोभा जाग चुकी थी और उसे तौलिए से बाल सुखाते देखकर हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। शंकर ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल संवारने लगा। शोभा ने हिम्मत करके मेज पर रखा पानी का जग उठाया, गिलास भरा। वह ये दिखाना चाहती थी वह काम कर सकती है। वह कांपते कदमों से शंकर की तरफ बढ़ी और दबी आवाज़ में बोली, शंकर जी पानी पी लीजिए। शंकर ने मुड़कर देखा तो शोभा के हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास पकड़ते हुए उसका बैलेंस खुद ब खुद बिगड़ गया। सारा पानी शंकर के सफ़ेद कॉलर वाली कमीज पर जा गिरा। कमीज उसके सीने से चिपक गई थी। उसने गुस्से से गिलास शोभा के हाथ से ले लिया और ज़मीन पर पटक दिया। कांच का गिलास चकनाचूर हो गया था। देख कर नहीं चल सकती तुम? क्या अंधी हो या हाथ काम नहीं करते तुम्हारे? शंकर की गरजदार आवाज़ पर शोभा कांप उठी। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ मेरे लिए दूसरी कमीज निकालो। शंकर की डांट पर शोभा के होश उड़ गए। वह जल्दी से अलमारी की तरफ भागी
लेकिन घबराहट और आंसुओं की धुंधलाहट में उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी कमीज निकाले। शंकर ने उसकी बौखलाहट देखी तो तेजी से आगे बढ़ा और उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ कर दिया। हटो यहाँ से, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, मैं खुद निकाल लूँगा। तुम जाकर अपना ये हुलिया ठीक करो, लोग नाश्ते पर आ रहे होंगे और मैं नहीं चाहता कोई तमाशा बने। शंकर ने झटके से कमीज निकाली और बाथरूम में घुस गया। दरवाज़ा इतनी जोर से बंद हुआ कि दीवारें हिल गई। शोभा वहीं कालीन पर बैठकर मुंह छुपाकर रोने लगी। उसे लग रहा था कि वह इस परीक्षा में कभी पास नहीं हो पाएगी। ये थी उनकी शादीशुदा जिंदगी की पहली सुबह। रिसेप्शन हवेली के गार्डन में ही रखी गई थी, जहां रोशनियों का एक सैलाब उमड़ रहा था। मेहमानों की चहल पहल थी, लेकिन शंकर की निगाहें बार बार स्टेज पर बैठी शोभा की तरफ उठ रही थी। वह हल्के गुलाबी रंग की भारी काम वाली शिफॉन की साड़ी में चांद का टुकड़ा लग रही थी। उसकी उम्र कम थी, मगर मेकअप और ज्वेलरी ने उसे किसी हद तक संभालने की कोशिश की थी। उसके दाएं बाएं शंकर के कुछ रिश्तेदार और उसके दोस्त यार बैठे हुए थे। बालदेव, जिनकी नज़रें कभी शंकर पर होती और कभी शोभा की घबराहट पर। बालदेव, जो हरिपाल से छोटा उनका दोस्त था और उनके बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर शहर के बाहर रहता था, मगर शादी के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ रिसेप्शन पार्टी में मौजूद था। अंजना ने शोभा के कान में हल्की सी बात करते हुए कहा, शोभा, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि शंकर जैसे हैंडसम पति मिले हैं, वरना हम तो यही समझते थे कि वह किसी मॉडल लड़की से शादी करेंगे। तुम जरा उनका ख्याल रखना, वह गुस्से के बहुत तेज हैं, लेकिन प्यार भी शायद उतना ही है। शोभा ने डरकर अपनी गोद में रखे हाथों को देखा। उसे अंजना की बातों में छुपी जलन समझ आई थी। उसे बस शंकर की वह सख्त निगाहें याद आ रही थी जो कल रात उसका पीछा कर रही थी। शंकर स्टेज पर आया तो शोभा की सांस रुक गई। उसने आज बेहतरीन कढ़ाईदार शेरवानी पहनी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वहाँ स्टेज पर बैठे फोटोग्राफर ने जब उन्हें बहुत करीब होने को कहा तो शंकर ने बहुत सावधानी से अपना बाजू शोभा के कमर के पास जमा दिया। शोभा का जिस्म एकदम अकड़ गया। शंकर ने उसके ठंडे पड़ते जिस्म को महसूस किया तो उसे अपनी तरफ और ज़्यादा खींच लिया। शंकर ने झुककर शोभा के कान के पास, जहाँ सोने की खूबसूरत बनावट वाले झुमके लटक रहे थे, धीरे से कहा, मुस्कुरा दो शोभा, ये सारी भीड़ हमें ही देख रही है। कम से कम तस्वीर में तो लगना चाहिए कि हम पति पत्नी हैं। शोभा ने कोशिश करके होठों पर मुस्कुराहट सजाई, मगर उसकी आंखों का डर कैमरे की आंख से छुप न सका। शंकर ने दिल ही दिल में तय किया, वह उसके डर को ख़त्म करके ही रहेगा। आखिर वह उसकी पत्नी थी, उसका पवित्र रिश्ता था। वह कब तक उससे दूर रह सकता था। फंक्शन ख़त्म होने के बाद जब दोनों कमरे में पहुंचे तो रात काफ़ी बीत चुकी थी। शोभा थकावट से बेहाल हो चुकी थी। वह ज्वेलरी उतारने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, मगर उसके हाथ पीछे लटकी डोरी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। शंकर, जो सोफे पर बैठा अपनी टाई ढीली कर रहा था, उसे शीशे में इस तरह उलझा हुआ देखकर उठ खड़ा हुआ। वह चुपचाप चलता हुआ उसके पीछे आया और उसके हाथों को हटाकर खुद डोरी खोलने लगा। शोभा ने पलटना चाहा, मगर शंकर ने उसे कंधों से थामकर शीशे की तरफ मोड़ दिया। अब वो शोभा के बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसका सीना शोभा की कमर से चिपक रहा था। शंकर की गर्म सांसें शोभा की गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे उसके जिस्म में सिहरन दौड़ रही थी। शंकर ने डोरी खोलने के बाद अपने हाथ उसके कंधों से फिसालते हुए उसके बाजू पर जमाए और शीशे में उसकी आंखों में झांकते हुए भारी आवाज़ में बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी शोभा, इतनी कि मेरा दिल चाह रहा था कि पास आकर तुम्हें चूम लूं, मैं तुम्हें अपने पास ले आऊं। शोभा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे शंकर के शब्दों में बदलती मिठास और आंखों में मौजूद चमक समझ नहीं आ रही थी, मगर उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। शंकर ने उसे अपनी तरफ घुमाया। अब उनके बीच बिल्कुल भी दूरी नहीं थी। शंकर ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा, दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर लटकी लटकन को कान के पीछे किया। उसके प्यार भरे हक जताते अंदाज को देखकर शोभा का चेहरा और ज़्यादा डर से भर गया। उसकी नज़रें शंकर के गुलाबी होठों पर गई। वह उसे बताना चाहता था कि पति का प्यार क्या होता है, उसे इस रिश्ते की मिठास से मिलवाना चाहता था। शंकर ने धीरे से कहा, मुझसे डरना छोड़ दो शोभा, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। जैसे ही शंकर के होंठ उसके माथे को छूकर नीचे की तरफ आए, शोभा की हिम्मत जवाब दे गई। उसने डरकर अपने दोनों हाथ शंकर के सीने पर रख दिए और उसे पीछे धकेल दिया। नहीं शंकर जी, मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दीजिए। शोभा की आवाज़ में रुलाई सी आ गई थी।
शंकर जो जज्बातों के समंदर में उतरने को तैयार बैठा था, उस अचानक हकीकत ने उसे रुला दिया। उसका रोमांस, उसकी इच्छा, सब कुछ शोभा के उस एक शब्द ने चकनाचूर कर दिया था, खास तौर पर जब वह डर कर उससे पीछे हटी थी। उसके जज्बातों पर जैसे ठंडा पानी गिरा था। उसने सख्ती से शोभा का बाजू छोड़ा और कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में फिर से वही अजीब सी झुंझलाहट लौट आई थी। उसने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और दांत पीसते हुए बोला, ठीक है शोभा, सो जाओ। शंकर ये कहकर बालकनी में सिगरेट पीने चला गया और शोभा ने जल्दी बिस्तर में घुसकर कंबल ओढ़ लिया। उसे नहीं मालूम था उसने अपने पति के जज्बात को कितनी बुरी तरह से ठेस पहुंचाई थी। अगले कुछ दिन इसी कसमुकस में बीते थे और शंकर सुबह ऑफिस चला जाता, रात गए वापस आता, कोशिश करता कि शोभा के साथ वक्त बिताए, उसे नॉर्मल करे ताकि उनके बीच की ये बर्फ पिघल सके। एक शाम वो और जल्दी आ गया और शोभा अपने कमरे में बैठी स्कूल की कुछ किताबें उलट पुलट कर रही थी, क्योंकि शादी की वजह से उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। शंकर अंदर आया तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। उसने बैग शोभा की तरफ बढ़ा दिया। शोभा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, खोलो इसे, शंकर ने बड़े ही प्यार और नरमी से कहा था। शोभा ने बैग खोला तो उसमें बेहद खूबसूरत एक मैगज़ीन थी और एक मिठाई का डब्बा था और उस मैगज़ीन में बहुत सारी तस्वीरें और चुटकुले थे। शोभा की आंखों में बचकानी खुशी दौड़ गई। उसने उस मिठाई के डब्बे को उठाया और फिर उस बड़ी सी किताब को उठा लिया और फिर उसने शंकर को धन्यवाद कहा। डर के मारे उसके हाथ फिर से कांप रहे थे। शंकर ने जल्दी से उसे समझाने की कोशिश की। शंकर उस छोटी सी खुशी को देखकर मुस्कुरा दिया। उसे लगा शायद अब बर्फ़ पिघल रही है। वह उसके पास बेड पर बैठ गया और बोला, शोभा, मुझे ऑफिस से बहुत थकावट हो रही है, क्या तुम मेरे सर में थोड़ा सा तेल लगा दोगी? माँ कहती है तुम्हारे हाथ में बहुत जादू है। शोभा हिचकिचाई, लेकिन फिर गिफ्ट का लिहाज करते हुए उसने सिर हिला दिया। शंकर बालकनी पर बैठ गया, कुर्सी की तरफ पीठ लगा दी। शोभा ने कांपते हाथों से तेल लगाना शुरू किया। शुरू में उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन शंकर ने आंखें मूंद ली तो उसे थोड़ी हिम्मत हुई। शंकर को उसके नन्हे नरम हाथों का स्पर्श बेहद प्यारा सा लग रहा था। वह चाहता था कि ये पल यहीं थम जाए। उसने अचानक शोभा का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा लिया। शोभा का हाथ हवाओं में रह गया। शंकर ने आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी आंखों में बहुत प्यार झलक रहा था। शोभा, तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? मैं तुम्हारा पति हूँ। शंकर ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने पास करना चाहा। शोभा का बैलेंस बिगड़ा और वह शंकर के ऊपर गिरते गिरते बची। उन दोनों की चेहरों की दूरी मिट गई और शंकर ने मौका देखकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। लेकिन शोभा का दिल वहीं पुराना था। वह तड़प कर उठी और बोली, मेरी उंगलियां दुख रही हैं, मैं अब और नहीं दबा सकती। वह भागकर बाथरूम में घुस गई। शंकर वहीं कालीन पर बैठा रह गया। अपनी अधूरी इच्छाओं और शोभा की इस तरह की प्रतिक्रिया पर उसे और ज़्यादा गुस्सा आया। वह एक नासमझ लड़की के नखरे उठा रहा था जो उसे पति मानने को तैयार ही नहीं थी। हफ्ते बीत चुके थे और ये जंग अभी चालू थी। शंकर की बर्दाश्त अब जवाब दे रही थी। घर में भी सब नोट कर रहे थे कि नई नवेली दुल्हन और दूल्हे के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। नीलिमा देवी शोभा को समझाती थी, पति का ख्याल रखा करो, लेकिन शोभा को समझ नहीं आता था कि वो और क्या करे। वह उसके लिए वक्त पर खाना लाती है, कपड़े निकालती है, लेकिन अब जब भी शंकर उसके पास आने की कोशिश करता है वह डर जाती है। एक सुबह शंकर को एक अहम मीटिंग के लिए जाना पड़ा था। वह बाथरूम में था और उसने आवाज़ दी, शोभा, मेरी ड्यूटी वाली शर्ट प्रेस कर दो जल्दी से। शोभा ने जल्दी प्रेस ऑन की, लेकिन उसका ध्यान खिड़की से बाहर उड़ते परिंदों की तरफ था। शायद वह घबराहट में थी। इस्त्री कपड़े पर ज़्यादा देर लग गई और शर्ट का कॉलर जल गया। जलने की गंध फैली तो शंकर बाहर निकला। सामने का मंजर देखकर उसका पारा हाई हो गया था। ये क्या किया तुमने? शंकर ने दहाड़ते हुए शर्ट उसके हाथ से छीन ली। मेरी सबसे महंगी और पसंदीदा शर्ट जला दी तुमने। तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? तुम इतनी नादान तो नहीं हो या छोटी बच्ची तो नहीं हो जिसे ये सब करना ही नहीं आता। तुम पत्नी हो या कोई नौकर जिसे मैं ढो रहा हूँ? तुम मुझे दिमागी सुकून देने के बजाय मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाती रहती हो। शंकर के शब्द इतने गुस्से में निकल रहे थे कि शोभा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैंने जानबूझकर नहीं किया, वह हकलाई थी। बस मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। शंकर ने जली हुई शर्ट फर्श पर फेंकी। अलमारी से दूसरी शर्ट निकालकर गुस्से में पहनने लगा और दरवाज़ा जोर से बंद करके चला गया। शोभा वहीं जली हुई शर्ट को सीने से लगाकर रोती रही। उसे फिर एहसास हुआ वह एक नाकाम पत्नी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था
कि वह अपने पति को कैसे मनाए। उस किस्से के बाद 2-3 दिन तक शंकर ने शोभा से बात तक नहीं की। वह रात को देर से आता और सो जाता। फिर एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादल जोरों से गरज रहे थे। हवेली की बत्तियां गुल हो गई थी। लैंप की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मौसम में अजीब सा बदलाव था, जैसे रोमांस वाला मौसम हो। शंकर आज जल्दी घर आया था। बारिश की वजह से उसका मूड कुछ ठीक लग रहा था। दिल में शोभा के लिए नमी जाग रही थी। वह चाहता था कि अपनी नाराजगी खत्म कर दे। वह कमरे में दाखिल हुआ तो देखा शोभा खिड़की में खड़ी बारिश को देख रही थी। उसने खूबसूरत गहरे गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे गीले बाल कमर पर बिखरे हुए थे। शायद वह अभी नहाकर निकली हुई थी। मध्यम रोशनी में उसका चेहरा शंकर की आत्मा पर आग सा लगा रहा था। शंकर ने दरवाज़ा लॉक किया और धीरे से चला आया। शोभा के पीछे आकर खड़ा हो गया। शोभा बारिश के शोर में उसके कदमों की आहट ना सुन सकी। शंकर ने एक पल खराब किए बिना उसे पीछे से अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। उसने अपना चेहरा शोभा की गर्दन पर छुपा दिया और गहरी सांस ली। शोभा के बदन की खुशबू, बारिश की ठंडक ने शंकर को दीवाना सा बना दिया था। उसने प्यार से शोभा के कंधे पर किस किया था। धीमी आवाज में बोला, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। शोभा, ये मौसम और तुम दोनों मेरे लिए बहुत कीमती हो। शंकर का अंदाजा इस बार बेहद अलग था। उसने शोभा को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की। उसकी पकड़ शोभा की कमर पर बहुत तेज थी। शोभा जो खिड़की के बाहर देख रही थी, वह अचानक हुए इस हमले पर बुरी तरह से बौखला गई। अंधेरे में बारिश की गरज, शंकर का इस तरह अचानक प्यार का एहसास उसे और ज़्यादा डरा गया। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका पति था जो प्यार कर रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और घबराहट में पलटते हुए उसका हाथ उठा और जोरदार थप्पड़ शंकर के गाल पर दे मारा था। कमरे में बारिश का शोर जैसे थम सा गया हो। वक्त वहीं रुक गया। शंकर का चेहरा एक तरफ मुड़ गया था। उसकी आंखों में पहले हैरानी उभरी, जैसे उसे विश्वास नहीं हुआ हो। फिर धीरे से उसकी आंखों में हैरानी की जगह गुस्से ने ले ली। इस एहसास पर शोभा अपने हाथ को देखकर खुद भी सुन रह गई। उसका जिस्म कांप रहा था। उसे जल्दी एहसास हो गया उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने डर की नज़रों से शंकर की तरफ देखा, जिसकी आंखें अब अंगारे बरसा रही थी। शंकर ने धीरे से अपना मुंह शोभा के तरफ किया। उसके जबड़े भींचे हुए थे, माथे की नसें तन गई थी। वह एकदम शोभा की तरफ बढ़ा। शोभा डर के मारे पीछे हटी, दीवार से जा लगी। शंकर ने दोनों हाथ दीवार पर शोभा के चेहरे के दाएं बाएं रखे और उसके चेहरे के बहुत करीब होकर खतरनाक हद तक धीमी आवाज में बोला, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अपने पति पर। तुमने मेरी मोहब्बत, मेरी बर्दाश्त और ये सिलसिला अब ख़त्म कर दिया है। शोभा सिसकते हुए ना में सिर हिलाने लगी। शंकर, मुझे नहीं पता चला, मैं डर गई थी। भगवान, मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया। लेकिन शंकर सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने शोभा की कलाई को इतनी जोर से दबोचा कि शोभा की चीख निकल गई। तुम जैसी नासमझ बदतमीज लड़की के पास मुझे सुकून मिल ही नहीं सकता। मैं पागल था जो तुम्हारे नखरे उठा रहा था, तुम्हें वक्त दे रहा था। लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए या तुम्हें इज्जत दी जाए। आज के बाद मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा। शंकर ने उसे झटके से छोड़ा। शोभा लड़खड़ाकर कालीन पर गिर गई। शंकर ने गुस्से से उसे देखा और मुड़कर दरवाज़ा खोलता हुआ तूफान की तरह कमरे से बाहर निकल गया। शोभा वहीं कालीन पर गिरकर बहुत जोरों से रोने लगी। शोभा वहीं कालीन पर औंधे मुंह गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अंदाजा हो गया था कि आज उसने अपने पति को शायद हमेशा के लिए खो दिया है। शंकर ने उस रात के बाद से न सिर्फ अपना बिस्तर बल्कि अपना रास्ता भी अलग कर लिया था। वह थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं बल्कि उसके घमंड, उसके इज्जत और मोहब्बत पर भी लगा था, जिसने उसे पत्थर का बना दिया था। अगले कई हफ्तों तक हवेली में एक अजीब सी घुटन और चुप्पी छाई रही। शंकर अब रात को घर बहुत देर से आता था और सीधे गेस्ट रूम में चला जाता था। शोभा की शक्ल तक देखने का उसका कोई इरादा नहीं था। शोभा जो पहले अपनी नादानी में खुश थी, अब शंकर की बेरुखी से अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। उसे अब बहुत चाहत के साथ एहसास हो गया था कि उसने अपने पति को, अपने भगवान को ही नाराज कर दिया है। हवेली की नौकरानियां, यहाँ तक कि नीलिमा देवी और कमला देवी भी उनके बीच खिंची हुई तनी रस्सियों को महसूस कर रही थी। लेकिन शंकर का मूड ऐसा था, किसी को बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। शोभा हर सुबह उम्मीद के साथ नाश्ते की मेज पर बैठ जाती। शायद आज शंकर उससे बात करेगा।
मगर शंकर आता, चुपचाप नाश्ता करता और बिना उसकी तरफ देखे उठकर चला जाता। ये नज़रअंदाजी शोभा के लिए उस थप्पड़ से कहीं ज़्यादा तकलीफ दे रही थी जो उसने मारा था। उसे लगने लगा था कि वह हवेली में मौजूद होते भी शंकर के लिए गायब हो चुकी है। एक शाम शोभा हिम्मत करके गेस्ट रूम में चाय लेकर गई थी। शंकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। आहट पाकर उसने सिर उठाया और शोभा को देखकर उसके माथे पर तेवरी चढ़ गई। शोभा ने कांपते हाथों से चाय मेज पर रखी और बड़ी मुश्किल से बोल पाई, शंकर आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? मुझसे गलती हो गई, मैं डर गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप कमरे में क्यों नहीं आते हैं? शंकर ने लैपटॉप जोर से बंद किया और ठंडे शब्दों में बोला, तुम्हें किसने परमिशन दी मेरे कमरे में आने की? मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी, निकलो यहाँ से। शोभा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वे आगे बढ़ी और शंकर के बाजू को छूते हुए गिड़गिड़ाकर रोने लगी। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, सब बातें बना रहे हैं, मुझे आपकी बहुत याद आती है। शंकर ने झटके से अपना बाजू छुड़वा लिया और खड़ा हो गया। उसका कद शोभा से बहुत बड़ा था। वह इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। याद आती है? शंकर ने गुस्से में हंसते हुए कहा, तुम जैसी बच्ची को क्या पता याद आना क्या होता है? तुम्हें तो मेरे छूने से घिन आती है, डर लगता है ना? तो अब क्यों आई हो यहाँ? जाओ यहाँ से, वरना मैं इस घर से भी चला जाऊंगा। शोभा सहम गई। शंकर ने गुस्से में टेबल पड़ा गमला उठाकर दीवार पर दे मारा, जो टुकड़े टुकड़े हो गया, बिल्कुल उसके दिल की तरह। उसी दिन दोपहर के वक्त शोभा सीढ़ियों से उतर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, ध्यान भटका हुआ था। अचानक उसका पांव फिसला, वह लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। किस्मत से वहीं पास में सफाई के बीच में टूटा हुआ कांच का एक गिलास पड़ा हुआ था, जिसका ये बड़ा टुकड़ा शोभा के पांव के तलों में घुस गया था। शोभा के मुंह से एक लंबी चीख निकली, हाय माँ, मर गई। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। शंकर जो उसी वक्त घर में दाखिल हुआ था, आंगन से गुजर रहा था। उसकी चीख ने उसके कदम वहीं रोक लिए। उसने पलटकर देखा तो शोभा सीढ़ियों के पास पड़ी तड़प रही थी और उसके पांव से खून का फुहारा छूट रहा था। शंकर की सारी नाराजगी पल भर में हवा हो गई। वह दीवानों की तरह दौड़ा, शोभा। शंकर ने उसे बाजुओं से थामकर सीधा किया। उसका चेहरा दर्द से सफ़ेद पड़ चुका था। शंकर ने बिना एक पल लगाए उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया और तेजी से ऊपर अपने बेडरूम की तरफ भागा। बेडरूम में लिटाकर उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई निकाली। शोभा दर्द से सिसक रही थी। शंकर, बहुत दर्द हो रहा है। शंकर ने उसका पांव अपने घुटने पर रखा, बड़ी नरमी से बोला, हिम्मत रखो, मैं अभी ये तुम्हारे पांव से निकाल दूंगा, कुछ नहीं होगा मेरी जान, तुम बस मेरी तरफ देखो। शंकर ने चिमटी से कांच का टुकड़ा पकड़कर खींचा तो शोभा ने झटका खाकर शंकर का कंधा दबोच लिया था। खून और तेजी से बहने लगा। शंकर ने जल्दी रुई और दवाई लगाकर पट्टी बांधनी शुरू कर दी। उसकी अपनी आंखों में शोभा के लिए बेपनाह तकलीफ और फिक्र दिखाई दे रही थी। वह बराबर उससे बातें कर रहा था, बस हो गया, देखो ख़त्म हो गया, तुम बहुत बहादुर हो। कुछ देर के बाद जब शंकर पट्टी बांधकर फ्री हुआ तो उसने देखा कि शोभा उसे टकटकी बांधे देख रही थी। उसके आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। शंकर ने समझा उसे दर्द हो रहा होगा। उसने नरमी से उसके आंसू पोंछे और पूछा, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? शोभा की नैनों में सिहरन आई। वे अचानक हिम्मत करके शंकर का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम ली। नहीं शंकर, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। शोभा के शब्द इतने सच्चे और दर्दनाक थे कि शंकर के दिल की रही सही बर्फ पिघल गई और एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न होकर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में शोभा के लिए मोहब्बत दिखाई दी, लेकिन फिर उसका घमंड जाग गया। वह नरम पड़ना चाह कर भी रुक गया। उसे लगा कि अगर वह इतनी जल्दी मान गया तो शोभा उसे अहमियत और इज्जत नहीं देगी। उसने धीरे से अपना हाथ शोभा की पकड़ से छुड़वा लिया और खड़ा हो गया। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, सो जाओ। वह मुड़कर कमरे से निकल गया, जबकि जाते हुए उसके कदम भारी थे। वह बार बार मुड़कर शोभा को देखना चाहता था और शंकर की आंखों में वह नमी फिक्र शोभा को नजर आ गई, जो पिछले कई हफ्तों से गायब थी। उसने फैसला कर लिया था कि अब और ज़्यादा नहीं रोएगी, बल्कि अपने अधिकार के लिए कोशिश करेगी। उसने अपनी जिगरी दोस्त अंजना से फ़ोन पर बात की और उससे पूछा कि अपने पति को कैसे मनाए। उसकी दोस्त ने उसे समझाया कि मर्द सिर्फ आंसुओं से नहीं पिघलते, उन्हें अपनी मोहब्बत और अपने जिस्म का एहसास दिलाना पड़ता है। शोभा ने शाम को एक फैसला करके कदम उठाया। उसने अलमारी से वह गहरे रंग की अपनी शिफॉन की साड़ी निकाली, जो उसकी दहेज में दी गई थी, जिसे उसने कभी हाथ तक नहीं लगाया था। साड़ी पहनना मुश्किल था,
लेकिन उसने ब्यूटिशियन की मदद से उसे बांधना शुरू किया। उसके खूबसूरत गोरे बदन पर वो मैरून रंग की शिफॉन की साड़ी कमाल की लग रही थी। उसने बालों को खुला छोड़कर हल्के से क्लिप में फंसा लिया। सारे बाल नीचे खुला छोड़ दिए, हल्का मेकअप किया, आंखों में काजल लगाया, होठों को खूबसूरत लिपस्टिक से सजा लिया। वे आज बच्ची नहीं बल्कि एक पूरी औरत, एक पत्नी लग रही थी जो अपने पति को मनाना और उसे लुभाना चाहती थी। उसने अपने कमरे की लाइट बिल्कुल धीमी कर दी, हर तरफ खुशबूदार मोमबत्तियां जला दी, बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दी। जब शंकर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो कमरे का मंजर देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गया। मध्यम रोशनी, गुलाब की खुशबू और सामने खड़ी शोभा। शंकर के कदम वहीं जम गए। शोभा ने उसे देखा, धड़कते दिल के साथ धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई। शंकर की नज़रें उसके बेहद खूबसूरत जिस्म पर जम गई। वह यकीन नहीं कर पा रहा था, ये वही लड़की है। वह उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि मोहब्बत की एक अजीब सी कोशिश बाकी थी। शंकर कुछ कहना चाहता था, ये सब क्या है, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। शोभा ने हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी नाजुक कलाइयाँ शंकर के होंठों पर रख दी। इस बार कोई सवाल नहीं शंकर। शोभा ने अपनी आंखें उठाकर शंकर की आंखों में झांका और धीरे से बोली, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं आपको मनाना चाहती हूँ। क्या आप अभी मुझसे नाराज़ रहेंगे? शंकर की सांसें भारी होने लगी। शोभा का ये रूप, उसका प्यार, उसका होश उड़ा रहा था। शोभा ने कांपते हाथों से शंकर के कोट के बटन खोलने शुरू किए। शंकर ने उसके हाथ रोकने के लिए उसकी कलाइयों को थाम लिया था। शोभा, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो, ये कोई खेल नहीं है। शोभा ने उसका नाम ऐसे ही लिया। उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े विश्वास से बोली, ये खेल नहीं है शंकर, ये मेरी मोहब्बत है और मेरा अधिकार भी है। आपका अधिकार भी है, मैं आपकी पत्नी हूँ। ये कहते हुए शोभा ने शंकर के सीने में सिर रखकर उसे प्यार से देखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। शंकर का सब्र अब टूटने लगा था। वह जो इतने सालों से खुद को रोके हुए बैठा था, अब और ज़्यादा हिम्मत नहीं कर सका। उसने शोभा को बाजुओं से पकड़कर शिद्दत से खुद में दबा लिया, इतनी जोर से कि शोभा को अपनी पसलियाँ टूटती हुई महसूस हुई। मगर उसे उस दर्द में सुकून था, प्यार था, मोहब्बत थी। तुमने मुझे पागल कर दिया शोभा, शंकर ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा। दीवाना सा वो उसके बालों में उंगलियां फेरता हुआ हंसते हुए उसके माथे को चूमता, फिर शोभा का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर उसके सुर्ख पल के लाल होंठ पर झुक गया। ये एक बहुत प्यारा सा जज्बाती पल था जिसमें सारी नाराजगियां, सारी दूरियां एक पल में छूमंतर हो गई थी। शंकर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, बिस्तर की तरफ बढ़ा। शोभा ने शर्माकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। शंकर ने उसे फूलों से सजे बिस्तर पर लिटाया, उसके ऊपर झुक गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ मोहब्बत और जुनून था। उसने शोभा के कान के पास आती लटों को अपने दांतों से छुआ, जिससे शोभा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई थी। शोभा ने मध्यम आवाज में बुलाया, जान। शंकर ने उसकी साड़ी का पल्लू ढीला करते हुए जवाब दिया, उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की मोहर छोड़ दी। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ और उनकी आहें रह गई थी। उस रात जुनून, इश्क अपनी इंतहा पार कर गया था। शोभा बहुत नादान थी, उससे कम उम्र की थी। शंकर शोभा को काफ़ी देर तक चूमता रहा ताकि उसको एहसास दिला सके वह उससे कितना मोहब्बत करता है। शोभा भी उसके रूठ जाने पर उसके लिए बहुत परेशान हुई थी, तो उसके इस तरह चूमने पर उसने ज़्यादा आनाकानी नहीं की। लेकिन बार बार उसे बहुत डर लगता और वे शंकर को थोड़ा पीछे हटाना चाह रही थी। लेकिन शंकर तो कब का तरसा हुआ था। वह उसके हर जिस्म को बड़ी धीरे धीरे चूम रहा था। लेकिन शोभा को उसके चूमने पर बहुत गुदगुदी हो रही थी और उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ना तो वह उसको पीछे हटाना चाहती थी और ना ही उस मोहब्बत के एहसास को सह पा रही थी। उसका शरीर इस एहसास से बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा था। वह बार बार अपनी आंखों पर हाथ रख लेती जब शंकर उसकी गर्दन और उसके ब्यूटी बोन को अपने होंठों से लगाता। वह इतनी तेज़ वाइब्रेट करती, शंकर को मालूम था वह बहुत नादान है। वो बहुत सहज सहज इस मोहब्बत को अंजाम देना चाहता था। धीरे धीरे उसको चूमता हुआ उसको पूरा रेडी कर चुका था। उसके बैली बटन पर आते ही उसको चूमना शुरू कर चुका था, जिसे शोभा को एक अलग ही एहसास हो रहा था। वह भी अब आहें भर रही थी, सिसकियाँ ले रही थी। शायद उसे भी अब मोहब्बत की समझ आ गई थी और जल्दी से वह शंकर के सीने में अपना मुंह छुपा लेती। शंकर उसे तकिए के ऊपर करता, उसे अपने नीचे एडजस्ट करता, उसकी आत्मा में समा जाना चाहता था।
काफ़ी देर की मुशक्क़त के बाद शोभा की एक चीख तेज हुई थी, लेकिन शोभा ने उस चीख को अपने गले में ही दबा कर रखा ताकि शंकर को कोई परेशानी ना हो और वह उससे दोबारा नाराज ना हो। उसने अपने दांतों के ऊपर दांत जमाकर अपनी चीखों को रोका था। शंकर ने उसे बहुत धीरे धीरे समेटा था ताकि शोभा को ज़्यादा कोई जख्म ना हो। शंकर उससे पूरे 10 साल बड़ा था। उसने अपने बहके जज्बातों को काबू कर उसके हर एक नाजुक जिस्म को ध्यान में रखते हुए बड़ी सहजता से उस रात में अपने अरमानों को समेटकर उसके करीब किया था। बड़े प्यार से उसको अपने दिल में उतारा था। शोभा भी आहें और सिसकियां भर रही थी, लेकिन उसमें दर्द शामिल था। लेकिन वह दर्द शंकर को नहीं दिखाना चाहती थी ताकि शंकर उससे दोबारा कभी नाराज ना हो। वो किसी भी कीमत पर शंकर को दोबारा से नाराज नहीं करना चाहती थी। उस रात उसने अपने आप को पूरा का पूरा शंकर के हवाले कर दिया। शोभा ने खुद को खुलकर पूरे तौर पर शंकर के हवाले किया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो मंजर बिल्कुल अलग था। शोभा शंकर के बाजू में सिर रखे गहरी नींद में सो रही थी। शंकर जाग रहा था। वह एक हाथ नीचे रखकर करवट के बल लेटा शोभा के मासूम चेहरे को देखता ही जा रहा था, जिस पर अब सुकून था। शंकर के चेहरे पर एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर शोभा के चेहरे पर बिखरे बालों को हटाया। शोभा ने नींद में ही करवट ली, अपना चेहरा और ज़्यादा शंकर के सीने में छुपा लिया। शंकर ने उसे अपने साथ और ज़्यादा चिपका लिया, उसके माथे पर किस किया। शोभा ने आंखें खोली और शंकर को अपने इतना पास देखकर शर्मा गई। उसने कंबल में मुंह छुपा लिया। शंकर ने धीरे से हंसते हुए ज़बरदस्ती कंबल हटाया। अब शर्माने का क्या फ़ायदा, अब तो तुम मेरी आत्मा में उतर चुकी हो। शोभा मुस्कुरा दी। दोनों के बीच अब कोई दीवार बाकी नहीं थी। जिंदगी की एक नई खुशबूदार शुरुआत हो चुकी थी। शंकर ने उसे कॉलेज छोड़ने और शॉपिंग कराने का वादा किया था। घर वालों ने सुबह नाश्ते पर दोनों को हंसते मुस्कुराते और एक दूसरे की आंखों में देखते हुए देखा तो सुकून की सांस ली, जो हवेली की रौनक को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना गई। उन दोनों की दुनिया ही बदल गई थी। वह कमरा जो कभी बिल्कुल नाराज़गी में बदल चुका था, अब वहाँ हर वक्त मोहब्बत की धीमी धीमी बातें और किलकारियाँ चलती रहती। अगली कई सुबह और रातें उनके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। एक सुबह शंकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह शीशे के सामने आकर खड़ा हुआ था और टाई की नोट को ढीला कर रहा था। शोभा बाथरूम से नहाकर निकली। उसके गीले बाल बिखरे हुए थे और उसने शंकर की पसंद की गुलाबी सिफोन रंग की साड़ी पहन रखी थी। शंकर की नज़रें शीशे में पड़ी। उसके हाथ रुक गए। टाई छोड़कर मुड़ा और शोभा को अपनी तरफ खींच लिया। शोभा सीधी उसके सीने से जा लगी। उसके गीले बालों की खुशबू ने शंकर को और मदहोश कर दिया। शंकर, छोड़िए मुझे, आपके ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। शोभा ने शर्माते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करना चाहा, लेकिन शंकर की पकड़ उसकी कमर पर बहुत मजबूत हो गई थी। शंकर ने झुककर उसकी गर्दन पर एक और प्यारा मोहर दिया, जिससे शोभा के होठों से हल्की सी चीख निकल गई। देर तो हो रही है, लेकिन कसूर तुम्हारा है, मिसेस शंकर की पत्नी। तुम सुबह सुबह इतनी खूबसूरत लगोगी तो मैं घर से कैसे निकलूँगा। शंकर ने उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए कहा, फिर अचानक उसे गोद में उठाकर मेज पर बिठा दिया। शोभा हंस पड़ी। शंकर, ये क्या कर रहे हैं? नीचे सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। शंकर ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसकी कमर के पास जमा दिए। खुद उसके ऊपर झुक गया। इंतजार करने दो, मुझे अभी अपनी एनर्जी ड्रिंक भी तो तुमसे पीनी है। ये कहकर शंकर ने उसके होठों को अपनी पकड़ में ले लिया। एक बेहद भावुक और गहरा पल था जिसमें शोभा की सांसें उखड़ने लगी। शंकर के हाथ उसके जिस्म को महसूस कर रहे थे। उसने शोभा की कमीज के ऊपर से ही उसके जिस्म को अपने हाथों में भरा। शोभा ने प्यार और जज्बात में उसके शर्ट के बटन को मुट्ठी में जकड़ लिया। शंकर ने सिर उठाया और शरारती लहजे में बोला, क्या इरादा है, बटन तोड़ने का या खोलने का? शोभा ने शर्माकर नजरें झुका ली और धीरे से बोली, खोलने हैं, लेकिन अभी नहीं, रात को। शंकर ने दरवाजा धीरे से बंद किया और उसके गाल पर काटते हुए बोला, वादा रहा। वक्त पर लगाकर तेजी से बीतने लगा। 3 महीने पलक झपकते ही गुजर गए। 3 महीनों में शोभा अब डरी सहमी बच्ची नहीं लग रही थी, बल्कि शंकर की मोहब्बत ने उसे और ज़्यादा निखार दिया था। एक दिन शोभा शंकर के लिए दोपहर का खाना लेकर उसके ऑफिस गई। वापसी पर गाड़ी में बैठी थी, अचानक उसे बहुत तेज चक्कर आने लगे। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। शंकर, जो ड्राइव कर रहा था, उसने जल्दी से गाड़ी साइड में रोक ली। शोभा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? शंकर ने घबराकर उसका चेहरा थपथपाया। शोभा ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। शंकर, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है।
मतली सी हो रही है। शंकर उसे तुरंत अस्पताल ले गया था। डॉक्टर के केबिन के बाहर शंकर बेचैनी से टहल रहा था। कुछ देर के बाद लेडी डॉक्टर मुस्कुराती हुई बाहर आई, बोली, मुबारक हो मिस्टर शंकर जी, आप पिता बनने वाले हैं। शंकर को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। ऐसा महसूस हुआ, खुशी का ऐसा तूफान हुआ, वो बोल नहीं पा रहा था। लेकिन डॉक्टर का अगला शब्द उसकी खुशी पर पानी फेर गया था। लेकिन एक समस्या है, शोभा की उम्र अभी बहुत कम है। वह इस बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। उसका जिस्म अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि एक प्रेगनेंसी को आसानी से बर्दाश्त कर सके। ये एक हाई रिस्क होगा। हमें बहुत सावधानी करनी होगी। जरा सी लापरवाही माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। शंकर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह कमरे में गया तो शोभा बेड पर बैठी थी। उसे अभी ये खबर नहीं हुई थी। शंकर ने जाकर उसे जोर से गले से लगा लिया था। उसकी आंखों में नमी थी। शोभा, तुम मुझे बहुत बड़ी खुशी देने वाली थी, लेकिन मैं डर गया हूँ। शोभा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ शंकर, मैं ठीक तो हूँ ना? शंकर ने उसे बताया तो शोभा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वह ये भूल गई वह खुद अभी इतनी नादान है। उसे बस यही एहसास था कि वह शंकर के बच्चे की माँ बनने वाली है। उस दिन के बाद से शंकर शोभा का साया बन गया। उसने शोभा का चलना फिरना, खाना पानी, लगभग सब कुछ अपनी निगरानी में ले लिया। वह उसे अपने हाथों का खाना खिलाता, रातों को उठ उठ कर देखता कि वह ठीक तो है ना। प्रेगनेंसी के महीने जैसे जैसे बीतने लगे, शोभा की तकलीफ बढ़ती गई। उसका जिस्म कमज़ोर पड़ने लगा था। पेट का वजन उसे हलकान कर रहा था। 7वें महीने में उसके पैरों में बहुत सूजन आ गई थी। वह रात के 10 बजे दर्द से चिल्ला रही थी। शंकर जल्दी से उठ बैठा। उसने तकिया शोभा की कमर के पीछे रखा और उसके पांव अपनी गोद में रखकर दबाने लगा। शोभा ने मना किया, शंकर रहने दीजिए, आप थक जाएंगे, आपको सुबह ऑफिस भी तो जाना है। शंकर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। नरमी से उसके पांव के तलों पर मसाज करता रहा। मेरी सारी थकावट तुम्हें सुकून में देखकर उतर जाती है। शोभा, तुम मेरा और मेरे बच्चे का बोझ उठाए हुए हो। मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। शंकर ने झुककर उसके पाँव की उंगलियों को चूमा। शोभा की आंखों में आंसू आ गए। उसने शंकर का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया। देखिए शंकर, बच्चा मार रहा है। शंकर ने महसूस किया तो उसके चेहरे पर बच्चे जैसी मासूम मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना हाथ शोभा के पेट पर रखा और धीरे से बोला, अरे शरारती, अपनी माँ को तंग मत करो वरना बाहर आकर मुझसे पिटाई खाओगे। शोभा हंस पड़ी थी और शंकर के बालों में उंगलियां फेरने लगी। अचानक शोभा गंभीर हो गई। उसने शंकर का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, शंकर, अगर मुझे कुछ हो गया तो? शंकर ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खबरदार, अगर दोबारा ऐसी बात की तो तुम कहीं नहीं जा रही हो। हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पाल लेंगे। तुम मेरी जिंदगी हो। जिंदगी के बिना इंसान कैसे जी सकता है? लेकिन शोभा की आंखों में एक अनजाना सा डर था जो शंकर के दिलासे से भी नहीं जा रहा था। उस डर को मिटाने के लिए शंकर ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसने शोभा की कमीज के ऊपर के बटन खोले और उसकी गर्दन और कंधों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाने लगा। वह उसे ये विश्वास दिलाना चाहता था कि उसकी मोहब्बत मौत को भी हरा सकती है। वह रात बहुत जज्बाती थी, जहाँ दर्द और मोहब्बत का अजीब सा संगम था। 9 महीने का कठिन सफ़र पूरा हुआ। वह एक तूफानी रात थी जब आधी रात शोभा की तबीयत बिगड़ गई और उसे अचानक तेज दर्द उठा जिसने उसकी चीख निकलवा दी। शंकर शोभा को गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ भागा। अस्पताल के रास्ते में शोभा ने शंकर का हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसने नाखून शंकर के गर्दन पर धंसा दिए थे। शंकर बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, मेरी शोभा को बचा लीजिए भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टर ने उसे स्ट्रेचर पर लिटा दिया। ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागे। जाते जाते डॉक्टर ने शंकर से कहा, मिस्टर शंकर, हालात बहुत ख़राब है, बीपी हाई है, हमें माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़ेगा। शंकर ने डॉक्टर का गिरबान पकड़ लिया। मुझे मेरी पत्नी ही चाहिए, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अगर मेरी शोभा की जान ली तो मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा। मुझे अपनी शोभा किसी भी हाल में चाहिए। डॉक्टर ने उसका हाथ छुड़वाया और अंदर चले गए। शंकर बाहर के रास्ते में पागलों की तरह टहल रहा था। हर तरफ हर पल एक अजीब सा डर था। अंदर से मशीनों की आवाज़ आ रही थी। करीब 2 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर आई। उसके हाथों में एक नन्हा सा जिस्म हिल रहा था। मुबारक हो, बेटी हुई है। शंकर ने बच्ची की तरफ देखा भी नहीं। वह सीधा नर्स की तरफ लपका। शोभा कैसी है, वह ठीक है ना? नर्स ने बड़ी गंभीरता से सिर झुका दिया।
सर, मरीज की हालत बहुत खतरनाक है, वह कोमा में चली गई है, बहुत ज़्यादा खून बह गया है। शंकर को लगा जैसे आसमान उसके सर पर आकर गिर पड़ा हो। उसे अपनी बेटी के रोने की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसके कानों में सिर्फ कोमा शब्द घूम रहा था। शोभा को डिलीवरी के टाइम बहुत दर्द हो रहा था, वह सहन नहीं कर पाई थी, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दिया था कि अगले 24 घंटे बहुत नाजुक है। शंकर ने जिद की और शोभा को घर ले जाना चाहा। डॉक्टरों ने बहुत समझाया, लेकिन शंकर का जुनून देखकर उन्होंने लाइफ सपोर्ट मशीनों के साथ शोभा को घर शिफ्ट करने की इजाज़त दे दी। साथ ही 2 नर्स भी ड्यूटी पर लगा दी। घर जाकर शोभा को एसी वाले कमरे में रखा गया, जहाँ कभी उनकी मोहब्बत पनपती थी। वह बिस्तर पर एक बेजान गुड़िया की तरह पड़ी थी। रंगत बिल्कुल सफ़ेद, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क और हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। मॉनिटर की स्क्रीन पर उसके दिल की धड़कनों की लकीरें बहुत मध्यम चल रही थी। शंकर का सारा दिन उसके पास बैठा रहता, उसका हाथ थामे उससे बातें करता रहता। उठ जाओ शोभा, देखो मैं हार मान जाऊंगा। वह रोते हुए उसकी हथेली को चूमता। उसकी बेटी को कमला देवी, नीलिमा देवी संभाल रही थी। शंकर जब भी बच्ची को देखता उसे बहुत गुस्सा आता। उसकी वजह से शोभा इस हाल में पहुंच गई थी। रात का पिछला पहर था। नर्स दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। शंकर वहीं कुर्सी पर बैठा ओंघ रहा था। अचानक बच्ची की रोने की आवाज़ आई। शायद उसे भूख लगी थी। शंकर ने झुंझलाकर देखा, कोई मौजूद नहीं था। वह उठा और किचन में जाकर दूध बनाने लगा। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो रहा था, हाथ पांव कांप रहे थे। जब वो दूध लेकर वापस कमरे में आया, उसे कमरे में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मशीन की आवाज़, बीप की आवाज़ बंद थी। शंकर ने चौंक कर मॉनिटर की तरफ देखा। स्क्रीन पर सारी लकीरें बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। शंकर के हाथों से फीड छूट गया। कांच का फीड फर्श पर बिखर गया और दूध सफ़ेद खून की तरह कालीन पर फैल गया। वक्त जैसे थम गया। शंकर का दिल बंद होने लगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। शंकर के गले से एक जानवर जैसी चीख निकली। वह भागकर शोभा के पास गया। उसे कंधों से पकड़कर जोर जोर से झकझोरने लगा। शोभा, आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, मैंने कहा, उठो। शंकर दहाड़े मारकर रो रहा था। उसने अपना सिर शोभा के सीने पर मारा। उसका झकझोरना इतना तेज था, कमरे की दीवारें भी कांप उठी। उसने शोभा का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया, उसे दीवानों की तरह चूमने लगा। सांस लो शोभा, मेरी सांस लो, लेकिन वापस आ जाओ। लेकिन शोभा बिल्कुल सुन पड़ी थी और शंकर मायूसी के हाल में वह ज़मीन पर गिर गया और रोता चला गया। हे भगवान, मेरी मोहब्बत को वास्ता, इसे वापस भेज दो। मैं उसके बिना अधूरा रह जाऊंगा। मेरी जान ले लो मगर उसे ज़िंदगी दे दो। शंकर गंभीर होकर उठा और भगवान से नज़रें मिलाकर फिर से प्रार्थना करने लगा। फिर दोबारा शोभा की तरफ उसकी नज़र गई। साइड टेबल के पास लगी तार उसकी नज़र पड़ी। शंकर ने गौर से देखा। शायद उसके जोर से झकझोरने से या पहले बच्ची के रोने की अफरा तफरी में मॉनिटर का सीनियर प्लग ढीला हो गया था। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने कांपते हाथों से तार दोबारा मॉनिटर पर लगाया। स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए अंधेरा हुआ, फिर लकीरें वापस से हरकत करने लगी और बीप की आवाज़ भी धीरे धीरे लौट आई। शंकर की सांस ठीक हो गई, लेकिन शोभा अभी भी बेहोश थी। शंकर ने रोते हुए उसका हाथ अपने चेहरे से लगा लिया। शायद उस पल शंकर की मोहब्बत पुकार का असर था, यह भगवान का चमत्कार। शोभा की उंगलियों में हल्की सी जान दिखाई दी। शंकर ने चौंक कर देखा। शोभा की पलकें हिली और धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसकी निगाहें कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन सामने शंकर का रोता हुआ चेहरा देखकर उसके होठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट उभर आई। उसने बहुत धीमी आवाज में पुकारा, शंकर। शंकर को यकीन नहीं हुआ। वह झुककर उसके सीने से लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं यहीं हूँ शोभा, मैं यहीं हूँ। तुम वापस आ गई, तुमने मुझे मार ही दिया था। शोभा ने कमजोरी के बावजूद अपना हाथ उठाकर शंकर के बालों में फेरना शुरू कर दिया। मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती थी? आपकी मोहब्बत मुझे वापस खींच लाई है। ये मंजर इतना जज्बाती था कि वहाँ मौजूद हवा भी उनकी कहानी सुनाने लगी। शंकर ने उठकर उसके माथे और आंखों को बार बार चूम लिया, जैसे यकीन कर रहा हो कि ये हकीकत है। अगले कुछ दिन तेजी से बेहतर होती हालत में बीत गए। शोभा की तबीयत अब धीरे धीरे संभलने लगी। वह व्हील चेयर पर बैठ सकती थी। एक खूबसूरत शाम शंकर शोभा को व्हील चेयर पर बिठाकर हवेली के गार्डन में लाया। मौसम बहुत खूबसूरत था, फूल खिले हुए थे। शंकर की गोद में उनकी नन्ही सी परी थी, जो अब पूरे 1 महीने की होने वाली थी। शंकर ने झुककर बच्ची को शोभा की गोद में दे दिया। ये बिल्कुल तुम्हारी शक्ल पर है, तुम्हारी तरह दिखती है, नखरे वाली है।
शोभा ने अपनी बेटी को सीने से लगाया। उसकी ममता छलक गई। शंकर ने उन दोनों के चारों ओर अपनी बाहें फैला दी, उनके माथे को चूमा। ये मेरी पूरी दुनिया है, शंकर ने बड़ी तसल्ली भरे शब्दों में कहा। उस रात शोभा बेड पर लेटी थी, बच्ची अपने झूले में सो रही थी। शंकर कमरे में आया, दरवाज़ा लॉक किया, जाकर शोभा के पास लेट गया, उसे अपनी बाहों में भर लिया। शोभा ने अपना सिर उठाकर शंकर के सीने पर रख दिया और उसकी धड़कनें सुनने लगी। शंकर ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शोभा, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे साथ तुम मेरा सुकून हो। शोभा ने मुस्कुराकर शंकर के होठों पर अपनी उंगली रखी, फिर हटाकर उसे अपने दिल पर रख दिया। ये एक भरपूर जज्बाती पल था जिसमें धन्यवाद, भगवान से प्रार्थना शामिल थी। शंकर ने उसे खुद से अलग किए बिना उसके कमीज में हाथ डाला और उसके जिस्म को महसूस किया। तुमने मुझे पूरा कर दिया, शंकर ने उसके कान में धीरे से कहा, फिर उसकी गर्दन के उस एहसास भरे हिस्से को छुआ जहाँ शोभा की सांस रुक जाती थी। शोभा ने शंकर को और ज़्यादा अपने करीब खींच लिया। कमरे की लाइट मध्यम थी। मोहब्बत करने वाले दो दिल एक हो चुके थे। उनका इश्क तमाम परीक्षाओं से जीतकर अब एक सुकून भरी जिंदगी में तब्दील हो चुका था, जहां जुनून इश्क अपनी चरम सीमा पार कर रहा था और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।